हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एडुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपना नया सेशन लेकर, जो कि चल रहा था हमारा क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस का, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी। जैसे कि आपने देखा कि हमने इसके पहले चैप्टर में अपना फाइल हैंडलिंग का सारा एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। और बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा सोसाइटियल इम्पैक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सोसाइटियल इम्पैक्ट्स क्या होता है, उसके क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चों हम एमसीक्यू के थ्रू आपके सारे डाउट या सारे आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे हम उनको क्लियर करते हुए चलेंगे, राइट बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जो टर्म 1 के सिलेबस में 2 चैप्टर आ रहे हैं, राइट। पहला था आपका फाइंड हैंडलिंग यूजिंग पांडास, ये हमने अपने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया है। और जो आपका था 4th यूनिट, जो कि होने वाला है आपका सोसाइटियल इम्पैक्ट्स, राइट। सोसाइटियल इम्पैक्ट्स आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं इस चैप्टर में, वो हमने आज के सेशन में इसको इंक्लूड कर लिया है, राइट। तो होगा बच्चों क्या कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, राइट। सोसाइटियल इम्पैक्ट्स बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप देखेंगे कि इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का जितना भी आपका सिलेबस में उसमें आप कंपेयर करोगे तो आपको सबसे इजी चैप्टर जो मिलेगा वो होगा आपका सोसाइटियल इम्पैक्ट्स, राइट। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम बेसिक एटिकेट्स देखेंगे कि भाई नेट चलाने के क्या एटिकेट्स होते हैं, कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होते हैं, है ना, डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, अगर आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, ऑनलाइन बुलिंग क्या होती है, ऑनलाइन हैकिंग क्या होती है, एथिकल हैकिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में आती हैं, राइट। अगर आप मतलब इंटरेस्टेड रहते हो किसी भी नई चीज़ों को सीखने के लिए, जैसे कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, वाइट हैट हैकिंग क्या होती है, अगर आप ये सारी चीज़ों को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ने में, पूरा प्रैक्टिकल करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, राइट। तो बच्चों, आज के चैप्टर में जो हम करने वाले हैं वो क्या है हमारा, वो टोटल है हमारा एमसीक्यू। इसमें हम कुछ भी थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट इसमें हम कुछ भी प्रैक्टिकल सेशन नहीं इंक्लूड करने वाले हैं, राइट। अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचा है या टर्म 1 के बाद अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, तो आप ज़रूर अपनी बुक से इसको रीड करिएगा या प्रैक्टिस करके देखिएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे इन सारी चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन, जो कि है हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए हम बिना किसी बातों के अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश आर द रिकॉर्ड्स एंड ट्रेसेस दैट वी लेफ्ट बिहाइंड एज वी यूज इंटरनेट। मतलब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि हम ऐसी वो क्या चीज़, ऐसे क्या रिकॉर्ड होते हैं, ऐसे क्या ट्रेसेस होते हैं, हम क्या करते हैं अपने पीछे छोड़ देते हैं जब हम क्या करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका डिजिटल फुटप्रिंट्स, ऑप्शन नंबर बी है डेटा प्रोटेक्शंस, ऑप्शन नंबर सी है पिलग्रिज्म, एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिजिटल डेटा, राइट। तो बच्चों देखिए, आप क्वेश्चन को समझिए, आप क्वेश्चन को समझेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आंसर समझ में आ जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऐसी क्या चीज, ऐसे कौन से रिकॉर्ड या ऐसे कौन से मतलब ट्रेस होते हैं जो हम क्या छोड़ते हुए चलते हैं जब भी हम इंटरनेट को यूज करते हैं, राइट। अगर देखने आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी एनिमल अगर वो चल रहा है तो पीछे क्या छोड़ रहा है, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए चल रहा है, राइट। इस तरह से उसके फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो वहां पर आप जो भी ट्रेसेस छोड़ रहे हो उनको क्या कहा जाएगा, तो देखिए उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा डिजिटल फुटप्रिंट, राइट। जैसे कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, वहां पर आप क्या कर रहे हो, किसी से चैट कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है आपके रिकॉर्ड में सेव होती जा रही है, राइट। वो क्या है, डिजिटली वो वहां पर छप गया है या डिजिटली वहां पर प्रिंट हो गया है। उसको हम डेटा प्रोटेक्शन नहीं कह सकते, पिलग्रिज्म नहीं कह सकते, डिजिटल डेटा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वहां पर रिकॉर्ड छूटते जा रहा है, राइट। आप इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हो, कुछ चीजें आपने सर्च की, तो वो क्या हुआ, आपकी जो हिस्ट्री है उसमें जाके वो क्या हो जाएगा, वहां पर सेव हो जाएगा या रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं बच्चों, आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहलाती हैं, ओके। तो आई होप बच्चों आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर अगर हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, कुछ चीजें, कुछ रिकॉर्ड्स जो हम छोड़ते हुए चल रहे हैं, वो कहलाता है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट, ओके।
चलिए आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर आल्सो नोन एज डैश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स आप इंटरनेट को यूज करते टाइम छोड़ते हुए चल रहे हो वो उनको और क्या कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन है आपका डिजिटल डेटा, ऑप्शन नंबर बी इज पिलग्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी इज डिजिटल टैटूज एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिजिटल प्रिंट, राइट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका फुटप्रिंट छोड़ते हुए चल रहा है, मतलब कुछ जो रिकॉर्ड है, कुछ जो ट्रेस है, वो वहां पर आपके लेफ्ट बिहाइंड छूटते जा रहे हैं जब भी आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो। तो उनको कहा जाता है बच्चों डिजिटल टैटूज। याद रखिएगा बच्चों, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, डिजिटल टैटूज कहा जाता है। डिजिटल प्रिंट में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होता है उसको क्या कहा जाता है, डिजिटल टैटूज भी कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, राइट। देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड डैश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो कितने दिनों के लिए स्टोर होते हैं, ये आपसे पूछा गया है, राइट। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका टेम्पररी फॉर अ फ्यू डेज, ऑप्शन नंबर बी इज परमानेंटली, ऑप्शन नंबर सी इज फॉर अ 7 days एंड ऑप्शन नंबर डी इज फॉर 3 days। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बताना है कि जब भी डिजिटल फुटप्रिंट जो छूट रहा है पीछे, वो जो आपके डेटाबेस में, मतलब जहाँ पर भी जाकर वो स्टोर हो रहा है, राइट, व्हाटएवर जहाँ पर भी वो स्टोर हो रहा है, हम यहाँ पर डेटाबेस या किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं एट द टाइम। तो जो जहाँ पर भी वो स्टोर हो रहा है तो वो कितने दिनों के लिए स्टोर रहता है, क्या वो टेम्परेरी स्टोर रहता है कि जब तक आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उसके 5-6 मिनट बाद वो डिलीट हो जाएगा, क्या ऐसा होता है, क्या वो परमानेंटली होता है या फिर उसका कुछ टाइम लिमिट है कि वो 3 दिनों तक ही स्टोर रहेगा या 7 दिनों तक या 7 days तक ही स्टोर रहेगा, उसके बाद वो वहां से रिमूव हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है, जो आपके डिजिटल प्रिंट्स होते हैं वो आपके सर्वर में परमानेंटली क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप FB पे किसी से भी चैट कर रहे हो तो वहां पर जो आपकी चैटिंग हिस्ट्री रहती है, भले आप उनको डिलीट कर दोगे, राइट, बट वो क्या होगा, किसी ना किसी सर्वर पर वो परमानेंटली स्टोर हो चुकी है ना। अगर आपने अपने रिकॉर्ड्स में से उनको डिलीट कर दिया है तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये रिकॉर्ड आपके पास से डिलीट हुआ है ना, वो सामने वाले पर्सन के पास भी अवेलेबल जिनसे आपने चैट की है, और वो आपके सर्वर पे भी हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा। चाहे आप जिनसे बात कर रहे हो उन्होंने भी वो चैट डिलीट कर दी हो, चाहे आपने भी वो चैट डिलीट कर दी हो, बट ये कहाँ पर स्टोर रहेगा परमानेंटली, उस सॉफ्टवेयर के सर्वर पर वो हमेशा के लिए वहां पर स्टोर हो जाएगा, राइट। तो ये बात याद रखिएगा, डिजिटल फुटप्रिंट्स को क्या कहा जाता है, टैटूज भी कहा जाता है, और जो इनकी स्टोरिंग होती है वो कैसी होती है, परमानेंटली होती है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, राइट बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हेन वी सर्व द इंटरनेट यूजिंग स्मार्टफोन्स we leave a trail of data reflecting the activities performed by us online which is our what। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल फुटप्रिंट, ऑप्शन नंबर बी इज डिजिटल एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी इज ऑनलाइन हैंडप्रिंट, ऑप्शन नंबर डी इज इंटरनेट एक्टिविटीज। तो यहाँ पर बच्चों आपको बताया है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। ओके, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो अपने स्मार्टफोन से तो पीछे क्या छोड़ते चलते हो, एक ट्रेल छोड़ते चलते हो। मतलब कुछ भी आप यूज कर रहे हो तो हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी आप अपना ब्राउजर ओपन करते हो तो आपने लास्ट जो भी सर्च किया होगा, राइट, जैसे कि आपने डेटा फुटप्रिंट यूज किया, मतलब डेटा फुटप्रिंट को आपने सर्च किया होगा या डिजिटल फुटप्रिंट आपने सर्च किया होगा, तो आप उसको बाद में भी देखोगे तो वो आपको वहां पर शो होगा। तो उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स की। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि आप इंटरनेट को अगर आप फोन में यूज कर रहे हो, लैपटॉप में यूज कर रहे हो, है ना, जिस भी डिवाइस में आप यूज कर रहे हो, है ना, सारी चीजों के लिए प्रोसेस क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। अगर आप यूज कर रहे हो, वहां पर आपका रिकॉर्ड सेव हो रहा है, आपका रिकॉर्ड ट्रेस हो रहा है, तो वो किस में काउंट होगा, आपके डिजिटल फुटप्रिंट में ही वो चीजें काउंट होंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द डिजिटल डेटा ट्रेल वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली इज कॉल्ड। देखिए बच्चों,
जो डिजिटल डेटा ट्रेल होती है आपकी, वो क्या करते हैं, आप ऑनलाइन छोड़ दे रहे हो अनइंटेंशनली, मतलब अनइंटेंशनली छोड़ रहे हो, इंटेंशनली नहीं छोड़ रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी, राइट। देखिए पहला है आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, ऑप्शन नंबर बी इज पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज करंट डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो डेटा डिजिटल डेटा फुटप्रिंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं 2 टाइप के। पहला होता है आपका एक्टिव, है ना, एक्टिव डेटा फुटप्रिंट्स, एंड दूसरा होता है आपका पैसिव। ये 2 तरीके के होते हैं आपके फुटप्रिंट्स, राइट। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो चीजें आप अनइंटेंशनली छोड़ते हुए चल रहे हैं, मतलब आप नहीं चाहते हो कि ये चीजें छूटे, बट वो क्या हो रही है, धोखे से आपसे छूट जा रही है, तो वो किसके अंदर काउंट होंगे, आपके पैसिव के अंदर काउंट होगी। अगर आप वो सारी चीजों को इंटेंशनली वहां पर छोड़ रहे हो तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके पैसिव के अंदर, सॉरी एक्टिव के अंदर आ जाएगी, राइट। देखिए जो पैसिव के अंदर आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी अनइंटेंशनली आ जाएगी, राइट। और जो आपकी एक्टिव आएगी तो वो क्या हो जाएगी, इंटेंशनली काउंट होगी, राइट। यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, जो भी चीजें आप सर्च कर रहे हो, जो भी चीजें आपके रिकॉर्ड में स्टोर हो रही है, ट्रेस हो रही है, तो अगर वो अनइंटेंशनली हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स हो जाएगी। अगर आप वो सारी चीजों को इंटेंशनली वहां पर लीव कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बात की जा रही थी बच्चों अनइंटेंशनली की, तो ये तो ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने डिस्कस किया, तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। The digital data trail we have leave online intentionally is called। तो देखिए बच्चों, इसके पहले हमने क्या देखा था कि डिजिटल डेटा ट्रेल we leave online unintentionally, तो अनइंटेंशनली लीव हो रहा था, तो उसका आंसर क्या हुआ था, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों कि जो भी आपका डेटा ट्रेल आप ऑनलाइन इंटेंशनली लीव कर रहे हो तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के अंदर, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, Which of the following activity is an example of leaving active digital footprints? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से वो क्या एग्जाम्पल हैं जो आपके एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन है आपका सर्फिंग इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी इज विजिटिंग अ वेबसाइट, ऑप्शन नंबर सी इज सेंडिंग एन ईमेल टू अ फ्रेंड। तो ये क्या होगा बच्चों, आप क्या कर रहे हो, इंटेंशनली अपना कुछ रिकॉर्ड वहां पर लीव कर रहे हो, राइट। तो इंटेंशनली लीव कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के अंदर आएगा। अब देखिए, आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हो तो अपना कुछ फुटप्रिंट वहां पर छोड़ रहे हो क्या, नहीं छोड़ रहे हो। कोई वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, कोई अपना फुटप्रिंट छोड़ रहे हो क्या, नहीं छोड़ रहे हो, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा मैटर बना के अपने फ्रेंड को मेल कर रहे हैं। तो ये सिंपल है, ये क्या हो गया, हमारा डिजिटल एक्टिव फुटप्रिंट हो गया, है ना। हम क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंड को एक मेल सेंड कर रहे हैं जिसमें हमने जो भी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने उसको टाइप करके सेंड की है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपके एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट का, राइट। तो यहाँ पर आप समझ गए एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होगा, सेंडिंग एन ईमेल टू अ फ्रेंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देखिए, अवर डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी क्रिएटेड बाय व्हाट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, राइट। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका विजिटिंग एनी वेबसाइट, विजिटिंग एनी वेबसाइट, सेंडिंग ईमेल, पोस्टिंग ऑनलाइन एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे सिंपल ये पूछा है, एक्टिव और पैसिव दोनों का डिफरेंस नहीं पूछा है। यहाँ पर आपसे सिंपली पूछा है कि हम डिजिटल फुटप्रिंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो भी हम डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल को सेंड करके भी कर सकते हैं, कुछ भी आपका पोस्ट जैसे फोटोज, आप जो भी चीज ऑनलाइन पोस्ट करते हो तो ये भी क्या होता है, आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। तो ये सारी चीजों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब विजिटिंग एनी वेबसाइट, सेंडिंग ईमेल, पोस्टिंग ऑनलाइन डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर आता है। ओके, चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अवर डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन अ लोकल वेब ब्राउजर्स इन द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट्स होता है वो किसी भी लोकल वेब ब्राउजर में जब स्टोर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। देखिए पहला है बच्चों आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी इज कुकीज, ऑप्शन नंबर डी इज ऑप्शन नंबर सी इज पासवर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि जो डिजिटल फुटप्रिंट आपका वेब जो भी आप सर्च करते हो वो आपके वेब ब्राउजर की पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है। सिंपल है बच्चों, जो भी आप ब्राउज कर रहे हो या जो भी आप सर्व कर रहे हो वो आपके इंटरनेट पे वो आपके ब्राउजर पे स्टोर हो रहा है, तो उसको आप क्या कहते हो, ब्राउजर की हिस्ट्री कहते हो। कुकीज भी आप समझ लेते होंगे, एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम जंप करते हैं तो उनकी जो छोटी छोटी फाइल्स बन के वहां पर स्टोर हो जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, कुकीज कहा जाता है, राइट। और कई बार आप क्या करते हो, जो भी आपने वेबसाइट को लॉगिन किया है या जो भी चीज आप लॉगिन कर रहे हो तो कई बार आप वहां पर सेव कर देते हो कि आपके पास ऑप्शन आता है कि क्या आप इस पासवर्ड को स्टोर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो कई बार हम यस कर देते हैं, अगर आपने यस किया है तो वो पासवर्ड भी उस वेबसाइट पे वहां पर क्या हो गया है, स्टोर हो गया है, राइट। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये सारी चीजें आपके एग्जाम्पल है डिजिटल फुटप्रिंट्स की, मतलब ये सारी चीजें कहाँ पर स्टोर रहती है, हमारे वेब ब्राउजर के अंदर ये सारी चीजें हमारी स्टोर रहती है, किसके फॉर्म में, डिजिटल फुटप्रिंट्स के फॉर्म में। ओके चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अवर डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं कहाँ पर, है ना। देखिए पहला ऑप्शन है आपका लोकल वेब ब्राउजर पे, ऑप्शन नंबर बी इज सर्वर वेयर द एप्लीकेशंस आर होस्टेड, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ऑफ द अबो एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं वो आपके लोकल वेब ब्राउजर पे स्टोर होते हैं, सही बात है। सर्वर वेयर द एप्लीकेशन आर होस्टेड, मतलब ये जो जिस एप्लीकेशन पे आप जिस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हो उस पे जितना भी डेटा आपने क्रिएट किया है, सर्व किया है या सेंड किया है, राइट, तो वो भी उस एप्लीकेशन के सर्वर पे कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, राइट। तो क्या हो गया बच्चों, डिजिटल फुटप्रिंट्स हमारे कहाँ कहाँ स्टोर हो रहे हैं, लोकल वेब ब्राउजर पे और उस एप्लीकेशन के सर्वर पे, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव। ओके चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा आई होप बच्चों। चलिए अब आगे चले हम, चलिए तो हम आगे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारा, डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी यूज्ड टू व्हाट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है उनको कैसे यूज किया जाता है, राइट। देखिए पहला ऑप्शन है आपका ट्रेस द यूजर्स लोकेशंस, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रेस द यूजर डिजिटल एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी इज नो द डिजिटल पर्सनालिटी ऑफ द यूजर, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब देखिए अगर आप किसी और पर्सन के बारे में कुछ जानकारी निकाल रहे हैं, जैसे कि उसकी क्या निकाल रहे हैं, उसकी आप लोकेशन ट्रेस करना चाह रहे हो, वो क्या क्या डिजिटल एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन, है ना, कोई फोटो पोस्ट कर रहा है या फिर वो किस तरीके का पर्सन है, उसके बारे में ये सारी जानकारी आपको निकालनी है कि वो डिजिटली किस तरीके की पर्सनालिटी है ना। तो ये सारी चीजें आपको जानने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स का यूज करते हैं, मतलब किसी यूजर की लोकेशन जानने के लिए, यूजर की डिजिटल एक्टिविटी जानने के लिए कि वो किस तरह की फोटो शेयर कर रहा है, किस तरह के कमेंट्स कर रहा है, किस तरह के चैटिंग कर रहा है, ये सारी चीजें उसकी एक्टिविटी जानने के लिए, राइट, कि वो डिजिटली किस तरह की पर्सनालिटी है, ये सारी चीजें जानने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, आपका डिजिटल फुटप्रिंट को यूज किया जाता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब आगे चले हम, तो देखिए बच्चों हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एनीवन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी अलोंग विद द इंटरनेट इज द। तो देखिए जो भी पर्सन क्या कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, किसकी मदद के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे। पहला है बच्चों वो डिजिटल सिटीजन, ऑप्शन नंबर इज नेटिजन्स, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ऑफ द अबव एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। अगर वो पर्सन डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है इंटरनेट की हेल्प से, तो वो क्या कहलाएगा, डिजिटल सिटीजन कहलाएगा, है ना।
ऑप्शन नंबर बी है नेटिजन्स, इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क सिटीजन, राइट। नेटिजन वो क्या कर रहा है, नेटवर्किंग इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, तो वो कहलाएगा नेटिजन्स। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दी अबो। ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, तो उनको हम कहते हैं डिजिटल सिटीजन्स या नेटिजन्स। यहाँ पर क्लियर हुआ आपको, नेटिजन्स मतलब इंटरनेट के थ्रू जो मतलब जो नेटवर्किंग का यूज कर रहे हैं सिटीजन्स, उनको कहते हैं नेटिजन्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इन दिस एरा ऑफ डिजिटल सोसाइटी वी कैन डू, मतलब ये जो हमारी प्रेजेंट एरा है ये क्या है, एक डिजिटल सोसाइटी है, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों जिस प्रेजेंट एरा में हम चल रहे हैं या प्रेजेंट एरा में हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये कैसी एरा है, ये बच्चों टोटल है हमारे डिजिटली या डिजिटल सोसाइटी कहलाती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं, और ये सारी चीज़ें आजकल क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, इसलिए हम क्या कहलाते हैं, हम लोग कहलाते हैं डिजिटल सोसाइटी। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों आपका, नेट एटिकेट्स मतलब व्हाट आर नेट एटिकेट्स आर, तो नेट एटिकेट्स क्या होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों आपका बी इथिकल, ऑप्शन नंबर बी इज बी रिस्पेक्टफुल, ऑप्शन नंबर सी इज बी रिस्पॉन्सिबल, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव। ओके देखिए नेट एटिकेट्स क्या होते हैं बच्चों, जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो वहां पर आप जिनसे भी बात कर रहे हो उनके थ्रू आपके वर्ड्स कैसे रहने चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहने चाहिए। जो भी चीजें आप पोस्ट कर रहे हो, जिन भी चीजों को आप पोस्ट कर रहे हो, वो कैसी होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन की फोटो या ऐसे पर्सन का वीडियो पोस्ट कर रहे हो जिसको नहीं पसंद कि उसकी फोटो पोस्ट की जाए, तो आपको इन चीजों के प्रति क्या रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। अपना पासवर्ड, अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं देने चाहिए जिनसे वो क्या कर सके, आपको हार्म कर सके, राइट। तो ये सारी चीजों को आपको क्या रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए। जिनसे भी बात कर रहे हो, जिस भी तरीके के वहां पर रिलीजन से रिलेटेड जो भी पोस्ट डली है उनसे रिलेटेड आपको क्या रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, इथिकल रहना चाहिए। तो नेट एटिकेट्स क्या होते हैं, ये सारे आपके नेट एटिकेट्स होते हैं, मतलब कि नेटवर्किंग एटिकेट्स। ओके बच्चों चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों हमारा, देखिए बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन्स वी शुड, मतलब अगर हम क्या है डिजिटल हमें रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी क्वालिटी या कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें क्या करनी चाहिए, है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन है नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल्स, ऑप्शन नंबर बी इज अवॉइड साइबर बुलिंग, ऑप्शन नंबर सी इज रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ अदर्स, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए बच्चों अगर हम क्या है रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी के कॉपीराइट प्रोडक्ट या कॉपीराइट मटेरियल को ऑनलाइन नहीं प्रमोट करना चाहिए, राइट। हमें किसी के भी, अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन का प्रोडक्ट वहां पर यूज कर रहे हो अपने नाम से, तो वो क्या हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी। आपको क्या करना है, अगर आप किसी और चीज का, किसी और व्यक्ति का, किसी और पर्सन की ऐसी चीजें, पोइट्री, एजुकेशन रिलेटेड जो भी मटेरियल वहां पर पोस्ट कर रहे हैं, तो सिंपली करिए उसको क्रेडिट दे दीजिए, है ना, कि मैंने जितना भी मटेरियल यूज किया है ये इन पर्सन का है, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका कॉपीराइट इशू हट जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके कॉपीराइट मटेरियल्स यूज नहीं करना चाहिए। अवॉइड साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हमें किसी की भी बुली नहीं करनी चाहिए। रिस्पेक्ट प्राइवेसी टू अदर्स, मतलब हमेशा हमें दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इस पर्सन की इमेज का फोटोशॉट लिया और यहाँ पर अपलोड किया, किसी की आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल ली ऑनलाइन पोस्ट कर दी, किसी का नंबर लिया ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। तो ये सब क्या होता है बच्चों, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें दूसरों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है और उतनी ही रिस्पेक्ट हमें देनी है ना।
तो अगर आप बच्चों रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन्स हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों हमारा ऑनलाइन पोस्टिंग ऑफ रूमर्स, गिविंग थ्रेड्स ऑनलाइन, पोस्टिंग द विक्टिम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, कमेंट्स अमाइड पब्लिकली इन रिडिकुल विक्टिम्स टर्म। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी भी ऑनलाइन मतलब किसी भी अफवाह को फैला रहे हो ऑनलाइन, है ना, कि क्या कर रहे हो, ऑनलाइन लोगों को धमकियां दे रहे हो, किसी भी विक्टिम की पर्सनल इंफॉर्मेशन को वहां पर शेयर कर रहे हो, है ना, किसी की भी पोस्ट पे उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका साइबर बुलिंग, ऑप्शन नंबर बी इज साइबर क्राइम, ऑप्शन नंबर सी इज साइबर इंसल्ट, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। देखिए बच्चों ये सारी चीजें क्या होती है, अगर आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन रूमर्स फैला रहे हो, ऑनलाइन किसी को धमकी दे रहे हो, किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी पेस्ट कर दे रहे हो, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपके साइबर बुलिंग के अंदर आती है। साइबर क्राइम अलग होता है, साइबर इंसल्ट अलग होती है, तो ऑल ऑफ दी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है साइबर बुलिंग। ओके चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, डैश इज अ पर्सन who deliberately shows discord on the internet by stating quarrels on upsetting peoples by posting inflammatory of or ऑफ टॉपिक्स मैसेजेस इज एन ऑनलाइन कम्युनिटी। मतलब कि ऐसे पर्सन्स को आप क्या कहोगे जो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब खराब कर रहा है इंटरनेट के माहौल को। मतलब कि अगर आपने कोई भी पोस्ट ऐसी पोस्ट डाल दी है जिससे लोग क्या हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं ना, आपने किसी रिलीजियस को लेकर गलत शब्द लिख दिए हैं या गलत पोस्ट डाल दी है, जिससे क्या हो रहा है, ऑनलाइन कम्युनिटी को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, मतलब उनकी भावनाओं को नुकसान पहुंच रहा है। आप कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट कर देते हैं ना, कि कभी इनके रिलीजन को लेकर अपशब्द कह देते हैं, कभी उनके रिलीजन को लेकर अपशब्द कह देते हैं। तो होता है क्या है बच्चों, जो ऑनलाइन कम्युनिटी होती है उन सारे लोगों पे इफेक्ट कर पड़ता है, राइट। होता क्या है, जैसे कि अगर हम डिवाइड करें एक एज ग्रुप को, राइट, जैसे कि आपका एक हो गया 16 to 20 एक एज ग्रुप हो गया, 20 to 30 एक एज ग्रुप हो गया, है ना, और उसके बाद बात कर लीजिए कि सिटीजन्स की बात कर लेते हैं, एल्डर्स ग्रुप की बात कर लेते हैं ना, लाइक 45 to 50 एज वालों की बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम 16 to 20 एज ग्रुप की बात करेंगे तो इनको क्या होता है कि अगर आप इनके पास जैसी भी पोस्ट डाल रहे हो तो ये उन बातों पे बिलीव करेंगे, है ना, कि अगर आपने किसी इन धर्म को लेकर गलत बोल दिया तो ये उनके तरफ हो जाएंगे। मतलब इनका बच्चों का माइंडसेट है ना, इनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता है, मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं कहलाएंगे इस टाइम पे, है ना। अगर इनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इनके पास अगर गलत इंफॉर्मेशन जा रही है तो इनका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए बच्चों हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या बने, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, है ना, कि अगर हम जब भी किसी पोस्ट को ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रहे कि हमारी पोस्ट से हमेशा लोगों को एक इन्फॉर्मेशन ही मिले, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ही वहाँ पर क्रिएट हो, है ना। हम कभी भी ऐसी पोस्ट ना क्रिएट करें कि जहाँ से लोगों को क्या हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है ना, या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। हमें इस बात का बच्चों क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ओके तो बच्चों ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपके इंटरनेट ट्रोल के अंदर आती है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, राइट। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, मतलब जो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, डिजिटली बातचीत होती है, उनके अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका ईमेल, ऑप्शन नंबर बी इज टेक्सटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, आपकी ईमेल भी आपके डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर आती है, टेक्सटिंग भी आपके डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर आती है, और जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है वो भी डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर ही इंक्लूड की जाती है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कम्युनिकेशन एटिकेट्स इंक्लूड,
सॉरी बच्चों। देखिए बच्चों, इसके पहले हमने क्या देखा था, नेट एटिकेट्स देखे थे, वो हमने समझे थे। अब बात है बच्चों यहाँ पर कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होते हैं। देखिए कम्युनिकेशन एटिकेट्स भी वही बात होंगी जैसे कि बी पोलाइट विथ अदर्स, बी क्रेडिटेबल, बी प्रिसाइज और ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी से ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत का भी क्या होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। जब भी हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है डिजिटली तो वो कैसा होना चाहिए, बी पोलाइट विद अदर्स। हमेशा हमारा बिहेवियर बहुत ही पोलाइट रहना चाहिए सामने वाले पर्सन से, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज बी क्रेडिबल, है ना। अपनी चीजों को सराहना चाहिए, मतलब आप जो भी चीज कर रहे हो या सामने वाला जो भी चीज पोस्ट डाल रहा है उनको सराहनीयता देनी चाहिए, राइट। आप अपनी जो भी बात रख रहे हो उसका पूरा मैटर क्या होना चाहिए, प्रिसाइज वे में होना चाहिए। मतलब जो भी बात आप कह रहे हो कम शब्दों में क्या कहें, प्रभावशाली बातें आपको रखनी चाहिए। मतलब ये क्या होता है, हमारे कम्युनिकेशन का तरीके होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके कम्युनिकेशन एटिकेट्स के अंदर आ जाएंगी, जैसे कि बी पोलाइट विद अदर्स, बी क्रेडिटेबल, बी प्रिसाइज और ऑल ऑफ दी अबव। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं कहलाता है। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी है पिंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज गूगल, ऑप्शन नंबर डी इज सोशल चैनल। देखिए बच्चों, ये जो है आपका फेसबुक, ये क्या है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पिंटरेस्ट जो है आपका, ये भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गूगल भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल चैनल नाम का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सोशल चैनल। आगे चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, डैश आर वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस that enables user to participate by creating and sharing content with others in the community। मतलब क्या होता है कि वेबसाइट और एप्लीकेशंस जहाँ पर पार्टिसिपेट्स करते हैं यूजर, किस चीज में, नई नई कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, कंटेंट को शेयर करने के लिए विद दी अदर्स कम्युनिटी, या तो अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप्स में। तो वो क्या कहलाता है आपको ये बताना है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है आपका सोशल मीडिया, ऑप्शन नंबर बी इज सोशल चैनल, ऑप्शन नंबर सी इज सोशल नेटवर्किंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों देखिए, जो आपका सोशल मीडिया होता है वो क्या होता है, एक तरह की वेबसाइट होती है या एक तरह की एप्लीकेशंस होती है जहां पर यूजर्स क्या करते हैं, जो भी पोस्ट वो क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वहां पर क्या कर सकते हैं, वो अपनी नई पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है बच्चों सोशल मीडिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोशल मीडिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग में डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये स्लाइड ऐड की है, तो समझते हैं। देखिए सोशल मीडिया क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। सोशल मीडिया आर इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी दैट अलाउज द क्रिएशन और शेयरिंग, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इंटरेस्ट एंड अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन वाया वर्चुअल कम्युनिटीज एंड नेटवर्क। तो सोशल मीडिया क्या होता है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट या कोई भी अपना आइडिया या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, वहां पर क्रिएट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी में या अपना जो नेटवर्क आपने बना के रखा है दोस्तों का, फ्रेंड्स का या फैमिली का, उनमें क्या कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका सोशल मीडिया हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं सोशल नेटवर्किंग क्या होता है। इट इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया साइट्स। मतलब जो आपका सोशल नेटवर्किंग होता है वो क्या होता है, इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया साइट्स होती है, राइट। जिसमें क्या होता है, टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, कस्टमर्स और क्लाइंट्स। सोशल नेटवर्किंग कैन हैव अ स्पेशल पर्पस, अ बिजनेस पर्पस और बोथ थ्रू। जैसे कि इसकी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो कौन कौन सी है आपकी, जैसे कि हो गया बच्चों फेसबुक,
ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, आपकी दोनों तरह की चीज़ें चलती है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, इसमें अपना सोशल पर्पस के लिए भी ये चीज़ें होती हैं और बिजनेस पर्पस के लिए भी यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये था हमारा सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, अ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स मस्ट अबाइड बाय। तो देखिए इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए नेट एटिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी इज कम्युनिकेशन एटिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी इज सोशल मीडिया एटिकेट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो जरूर आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, हाँ आपको नेट एटिकेट्स फॉलो करना चाहिए, सही बात है फॉलो करना चाहिए। कम्युनिकेशन एटिकेट्स फॉलो करनी चाहिए, फॉलो करने चाहिए, ये भी सही है। सोशल मीडिया एटिकेट्स फॉलो करना चाहिए, तो हाँ इनको भी फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स हैं तो आपको ये सारे एटिकेट्स को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने चाहिए, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों नेट एटिकेट्स क्या है। देखिए is a short for internet etiquettes, just like etiquettes is a code of polite behavior in a society। etiquettes का मतलब क्या होता है, कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन अ सोसाइटी, मतलब हम सोसाइटी के सामने कितना पोलाइटली बिहेव करते हैं उनको क्या कहा जाता है, एटिकेट्स कहा जाता है। अब यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों नेट एटिकेट्स की, इज अ कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। देखिए अगर आप सिर्फ एटिकेट्स की बात की जाए तो मतलब कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन अ सोसाइटी। अब नेटिकेट्स की बात की जाए तो सिंपली हो जाएगा ये कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर आपका व्यवहार कैसा है ये दिखाएगा आपका नेट एटिकेट्स। ओके, दिस इंक्लूड several aspects of the internet such as email, social media, online chat, web forums, website, comments, multiplayer gamings and other types of online communication, right। तो बच्चों देखिए नेट एटिकेट्स आपके कहाँ पर शो होते हैं, ऑनलाइन साइट्स पे, राइट। जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स होगी, ईमेल्स हो गई, किसी के मल्टीप्लेयर्स गेमिंग आप खेल रहे हो तो वहाँ पर आपकी लैंग्वेज कैसी हो रही है, सबके साथ आप पोलाइट हो या नहीं हो, अब्यूज तो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या किसके अंदर काउंट होती है, आपके नेट एटिकेट्स के अंदर। ओके चलिए अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों हमारा, इन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी कैन शेयर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम क्या क्या चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, राइट। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा इमेजेस, ऑप्शन नंबर बी इज टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज वीडियोस एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव। देखिए बच्चों जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इमेजेस भी शेयर हो सकती हैं, राइट, टेक्स्ट भी शेयर हो सकते हैं, वीडियोस भी शेयर होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें शेयर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ओके चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों हमारा, टू बी अ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन वी शुड, अगर आप क्या हो रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें वाइसली करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए उनके थ्रू हम समझते हैं। ओके देखिए ऑप्शन नंबर ए है चूज पासवर्ड वाइसली, ऑप्शन नंबर बी इज थिंक बिफोर अपलोड एनीथिंग ऑनलाइन, ऑप्शन नंबर सी इज चेंजेस अवर पासवर्ड फ्रिक्वेंटली। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स बनना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपना पासवर्ड बहुत ही वाइसली क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। मतलब ऐसा पासवर्ड आप क्रिएट ना करो कि कोई भी इजीली क्रैक कर सके, है ना। थिंक बिफोर अपलोड एनीथिंग, जब भी आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो तो आपको उस चीज़ के बारे में पहले सोचना चाहिए कि भाई मेरी इस पोस्ट से किन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, चेंजेस अवर पासवर्ड फ्रिक्वेंटली, मतलब हमेशा आपको अपना पासवर्ड चेंज करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने सालों पहले ये पासवर्ड रखा था और वही पासवर्ड चला रहा है। ऐसे में क्या होता है बच्चों, आपकी साइट्स या आपकी जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है,
data that can cause substantial harm, embarrassment, inconvenience and unfairness to an individual if breached or compromise is called। देखिए बच्चों कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऐसा डेटा जो क्या कर सकता है, सब्सटेंशियल हार्म कर सकता है, एम्बेरसमेंट कर सकता है, या किसी को क्या कर सकता है, अनकन्वीनियंस कर सकता है। मतलब किसी ने ऐसा डेटा पोस्ट किया है जिससे क्या हो रहा है, किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक जेंडर को क्या पहुंच रहा है, एम्बेरसमेंट पहुंच रहा है, उनको अनकन्वीनियंस हो रहा है, अनफेयरनेस लग रहा है, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं आपको ये बताना है, राइट। देखिए पहला ऑप्शन है आपका सेंसिटिव डेटा, ऑप्शन नंबर बी इज इंपॉर्टेंट डेटा, ऑप्शन नंबर सी इज सिक्योरिटी डेटा एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि कोई ऐसा डेटा आपने अपलोड किया है जिससे क्या हो रहा है कि किसी को एम्बैरेसमेंट हो रही है, अनकन्वीनियंस हो रहा है और अनफेयरनेस टू एन इंडिविजुअल। ओके, तो ये क्या डेटा, ये कौन सा डेटा होता है बच्चों, आपका सेंसिटिव डेटा कहलाएगा कि ऐसे डेटा को डालने से किसी कम्युनिटी को, किसी जेंडर को, किसी कास्ट को क्या हो सकता है, एम्बैरेसमेंट हो सकता है या उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो डेटा कहलाता है आपका सेंसिटिव डेटा, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया साइट्स पे कुछ चीजें डली हुई होती हैं और उनके नीचे एक मतलब इस तरीके की आई बनी होती है और वहां पर ऐसा क्रॉस साइन बना होता है, राइट, जिसका मतलब होता है कि ये डेटा क्या है, सेंसिटिव है, जिसको देखने से आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है या चीजें खराब हो सकती है, तो उसको क्या कहा जाता है, सेंसिटिव डेटा कहा जाता है। यहाँ पर इतना क्लियर हुआ बच्चों आपको। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, 1 सेकेंड का ब्रेक लेंगे फिर, है ना, 1 सेकेंड का ब्रेक। ओके बच्चों देखिए अब आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिव डेटा, मतलब कि सेंसिटिव डेटा के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए है नेम ऑफ पर्सन, ऑप्शन नंबर बी इज क्रेडिट कार्ड डिटेल ऑफ अ पर्सन, ऑप्शन नंबर सी इज डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। राइट बच्चों, देखिए नेम ऑफ दी पर्सन, क्या ये किसी का सेंसिटिव डेटा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। डेट ऑफ दी बर्थ, डेट ऑफ बर्थ किसी का सेंसिटिव डेटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। भाई उसकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल, उसकी डेबिट कार्ड की डिटेल, उसका पर्सनल फोटो, उसका पर्सनल वीडियो, उसका पर्सनल सामान का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अगर आप अपलोड कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है, आपका सेंसिटिव डेटा हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपके सेंसिटिव डेटा का, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल, बैंक की डिटेल, उसकी कुछ पर्सनल स्टफ्स की डिटेल, वो क्या होती है आपकी सेंसिटिव डेटा के अंदर काउंट होती है। ओके चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, IPR स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर आपको बताना है कि IPR का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। देखिए ऑप्शन नंबर ए है बच्चों आपका इंडियन प्रॉपर्टी राइट्स, ऑप्शन नंबर बी इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ऑप्शन नंबर सी इज इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट, ऑप्शन नंबर डी इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो बच्चों देखिए यहाँ पर IPR का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये होता है आपके IPR का फुल फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए IPR क्या होता है, राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स include patents, copyrights, industrial design rights, trademark, plant variety rights, trade dress, geographical indicator and in some judiciary trade secrets। तो बच्चों जो आपका IPR होता है वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसके अंदर क्या आते हैं, पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट्स आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपकी वैक्सीन बनी है हमारी, कौन कौन सी बनी है, कोविशील्ड बनी है और क्या बनी है, कोवैक्सिन बनी है। तो इन दोनों का क्या है बच्चों, अपना अपना पेटेंट है ना, अपनी अपनी कॉपीराइट है और इनका क्या है, खुद का क्या है, ट्रेडमार्क भी है ना।
जैसे कि अगर आप जीआई की बात की जाए तो जीआई क्या होता है, आपका जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है, मतलब किसी एक एरिया में ये चीजें सबसे ज्यादा होती हो और यहीं पे वो चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा बंगाल का रसगुल्ला, है ना, तो ये क्या है, वहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है बंगाल के रसगुल्ले को, है ना। ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों आपका, कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी प्रोटेक्टेड बाय, मतलब जो आपका कोड होता है सॉफ्टवेयर का वो किसके थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है। तो बच्चों देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर ए है बच्चों कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर बी इज पेटेंट, ऑप्शन नंबर सी इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी प्रोटेक्टेड बाय इज कॉल्ड, तो बच्चों जो आपका कोड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या कहा जाता है, कॉपीराइट कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉपीराइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं, फंक्शनल एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज इन्वेंशन विल बी प्रोटेक्टेड बाय, जो भी फंक्शनल एक्सप्रेशन है, आइडियाज है, जो इन्वेंशन है, उनको किनके थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर बी इज पेटेंट, ऑप्शन नंबर सी इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। तो देखिए बच्चों जो आपके फंक्शनल एक्सप्रेशन है, आइडियाज है, इन्वेंशंस है, वो किसके थ्रू प्रोटेक्ट रहते हैं, आपके पेटेंट के थ्रू क्या रहते हैं, वो प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर कॉपीराइट लिटरली मीन्स the right to copy, but has come to mean the body of exclusively right granted by law to copyright owners for a protection of their work. Copyright protection ideas does not extend to any idea, procedure, process, system, title, principle और discovery. अब देखिए यहाँ पर अगर पेटेंट की बात की जाए तो पेटेंट क्या है, पेटेंट इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव इट्स ऑनर द लीगल राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फॉर्म ऑफ मेकिंग using or selling an invention for a limited period of years in exchange for publishing and enabling disclosure of the invention। मतलब जो पेटेंट होता है बच्चों वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है ना, जहाँ पर जैसे कि कोई पेटेंट अगर किसी कंपनी ने बनाया है और अपने नाम से उसको क्या करा है, पेटेंट करा है, मतलब वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो जिंदगी भर के लिए नहीं रहेगा, मतलब वो कुछ सालों के लिए है ना। अगर आप कॉपीराइट की बात की जाए तो जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ गाने रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इस पे कॉपीराइट इशू आ गया है कि हमारे गानों को हमारी बिना परमिशन के किसी और ने अपनी मूवी में यूज कर लिया, तो वहां पर क्या आ जाते हैं, कॉपीराइट के इशू आ जाते हैं। तो मतलब कॉपीराइट का इशू क्या होता है, जैसे कि भाई क्या एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपने टी सीरीज का नाम सुना होगा, राइट। टी सीरीज में क्या होता है, जितने भी गाने आते हैं तो वो क्या रहता है, उनका कॉपीराइट रहता है कि मतलब ये गाने उनके हैं। अगर इन गानों को कोई और यूज कर रहा है उनकी बिना परमिशन के, तो वो क्या कर सकते हैं, उस पे भाई उनके लिए कई सारी पॉलिसी बनी हुई है, मतलब वो मतलब कोर्ट जा सकते हैं, कुछ लीगल एक्शन उनके थ्रू ले सकते हैं ना। तो ये डिफरेंस हो गया पेटेंट में और कॉपीराइट में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, द नेम एंड लोगो ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी प्रोटेक्टेड बाय, जो नेम होता है और जो लोगो होता है सॉफ्टवेयर का वो किसके थ्रू रजिस्टर्ड किया जाता है या किसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए पहला हो गया आपका कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर बी इज पेटेंट, ऑप्शन नंबर सी इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों द नेम एंड द लोगो। अगर नेम और लोगो की बात की जा रही है तो सिंपल सी बात है, वो किसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। ओके, अब देखिए अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू, जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उनको किन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों आपका कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर बी इज पेटेंट, ऑप्शन नंबर सी इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उनको किसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है लीगली, वो देखिए उसके अंदर कॉपीराइट भी आता है,
पेटेंट भी आता है और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी उनके अंदर आता है। तो मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लीगली प्रोटेक्ट कॉपीराइट, पेटेंट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, द डैश इंक्लूड राइट टू कॉपी और रिप्रोड्यूस अ वर्क, right to distribute copies of the work to the public and right to publicly display or perform the work। देखिए, तो इसके ऑप्शन है बच्चों आपके कॉपीराइट, पेटेंट, क्रिएट राइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉपीराइट। अब देखिए बच्चों, कॉपीराइट के अंदर इंक्लूड होता है कि उनके पास अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, इसके कॉपी पे वर्क कर सकते हैं या इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, मतलब उनके पास इस चीज का अधिकार है कि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट है उनके पास उसकी कॉपी बना के वो पब्लिक में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले, और उनके पास इस बात का भी अधिकार है कि वो उसको ओपनली पब्लिकली क्या करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं और परफॉर्म द वर्क, और उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कूली नंबर 1 एक मूवी है, राइट। कूली नंबर 1 एक मूवी है जिसको बनाया था, डायरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं, कोई धवन है, डॉक्टर मिस्टर धवन ने इनको क्या किया था, कूली नंबर 1 को बनाया था। ओके, अब दोबारा से इनकी मूवी आई कूली नंबर 1, है ना। तो कूली नंबर 1 जो मूवी, सॉरी डेविड धवन ने इनको क्या किया था, क्रिएट किया था कूली नंबर 1 को, जिसमें थे गोविंदा, है ना। उसके बाद फिर से मूवी आई कूली नंबर 1 जिसमें थे वरुण धवन। अब यहाँ पर बात हो गई, जो आपकी कूली नंबर 1 थी उनको भी प्रोड्यूस किया था धवन, कौन थे यार, डेविड धवन ने, राइट। उसके बाद जो कूली नंबर 1 आई उनको भी किसने प्रोड्यूस किया है, डेविड धवन ने। तो मतलब इनके पास इसका क्या था, कॉपीराइट था, तभी तो इन्होंने क्या किया, इसी मूवी को रिप्रोड्यूस किया। और इन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो इनके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं ले सकता, क्योंकि इनके पास इस मूवी का क्या है, कॉपीराइट है। यहाँ पर आप समझ गए कि कॉपीराइट का मतलब क्या होता है। उन्होंने क्या किया, इसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कराया, मतलब ओपन किया सबके लिए कि आप सभी इस मूवी को देख सकते हैं। और उनके पास इस बात का अधिकार था कि वो इस मूवी को दोबारा भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर उनका मन करे तो वो आने वाले टाइम में भी इस मूवी को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों हमारा, ऋषिका फाउंड अ क्रम्पल्ड पेपर अंडर हर डेस्क, शी पिक्ड इट अप एंड ओपनड इट, it contains some text which was stuck off thrice, right? But she could still figure out easily that she stuck off text was email ID and password of Garvit, her classmate. Okay, what is ethically correct for Rishika to do? तो क्या हुआ बच्चों, ऋषिका के पास क्या हुआ, एक मुड़ा हुआ सा पेपर उसके डेस्क के अंदर मिला, क्रम्पल पेपर उसके अंदर मिला, जिसमें क्या लिखा था, उसका जो क्लासमेट है गर्वित, उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ था। तो इथिकली ऋषिका को क्या करना चाहिए था, उसके क्लासमेट उसको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, इन्फॉर्म गर्वित सो दैट ही मे चेंज हिज पासवर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज give the password of Garvit's email ID and all other classmates. Option number C is use Garvit's password to access his account. तो यहाँ पर ऋषिका को क्या करना चाहिए, तो उसके पास ऐसे क्या आ रहे, इथिकली ऋषिका को क्या करना चाहिए, क्या उसको क्या इन्फॉर्म करना चाहिए गर्वित को कि भाई आप अपना ईमेल आईडी मेरे पास है तो आप क्या करिए, अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। या फिर वो क्या करेगी, गर्वित का ईमेल आईडी और पासवर्ड अपने सारे क्लासमेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, या फिर गर्वित के पासवर्ड के थ्रू वो उसका अकाउंट एक्सेस करेगी। इथिकली ऋषिका को क्या करना चाहिए, गर्वित को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। ये क्या होगा, एक उसका इथिकली स्टेप होगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम आ गए हैं बच्चों। After a fight with your friend, you did the following activities. Which of these activities is not an example of cyberbullying? तो क्या हुआ बच्चों, आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है, तो आपको इनमें से वो कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसका एग्जाम्पल होगा साइबर बुलिंग। ओके,
विच ऑफ दिस एक्टिविटी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग, इनमें से वो कौन सी एक्टिविटी है जो साइबर बुलिंग का एग्जाम्पल नहीं है। ओके पहला ऑप्शन है बच्चों, यू सेंड एन ईमेल, देखिए यू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड विद अ मैसेज सेइंग दैट आई एम सॉरी, आप अपने फ्रेंड को मैसेज करोगे, अपने फ्रेंड को ईमेल करोगे, उसमें लिखोगे कि आई एम सॉरी, क्या ये साइबर बुलिंग के अंदर आएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी, यू सेंड अ थ्रेटनिंग मैसेज टू योर फ्रेंड सेइंग डू नॉट ट्राई टू कॉल और टॉक टू मी, आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर दोगे थ्रेट वाला कि भाई डू नॉट ट्राई टू कॉल और टॉक टू मी, कभी मुझे कॉल मत करना और ना मुझसे बात करने की कोशिश करना। ओके ऑप्शन नंबर सी इज यू क्रिएटेड एन embarrassing पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड एंड अपलोडेड ऑन योर अकाउंट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड की एक embarrassing पिक्चर क्रिएट करोगे और उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड कर दोगे। तो बच्चों देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, साइबर बुलिंग के अंदर काउंट होता है, ये भी आपका साइबर बुलिंग के अंदर इंक्लूड होता है। अगर आप उसको कोई ईमेल कर रहे हो जिसमें पोलाइटली आप उसको आई एम सॉरी लिख रहे हो, तो वो आपके साइबर बुलिंग के अंदर काउंट नहीं होगा, वो आपका एक कम्युनिकेशन एटिकेट्स कहलाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर आपने समझा कि साइबर बुलिंग के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन दिस एरा ऑफ डिजिटल सोसाइटी वी कैन डू, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है फिर भी आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो इस डिजिटल सोसाइटी में हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और ऑल ऑफ दी अबव। तो बस जो इस बार जो जो इस समय जो डिजिटल सोसाइटी में हम रह रहे हैं उनके अंदर हम ये सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं और ये सारी चीज़ों को हम एक्सेस भी कर रहे हैं। ओके चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों हमारा, ऑनलाइन पोस्टिंग ऑफ रूमर्स, गिविंग थ्रेट ऑनलाइन, पोस्टिंग द विक्टिम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, comments aimed to publicly ridicule a victims termed as, option number A is cyberbullying, option number B is cybercrime, option number C is cyber insult and option number D is all of the above। तो क्या है बच्चों, आप ऑनलाइन रूमर्स फैला रहे हो, किसी को ऑनलाइन थ्रेट दे रहे हो, किसी विक्टिम की पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप पोस्ट कर रहे हो, किसी के भी पोस्ट पे उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी, आपको ये बताना है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी साइबर बुलिंग कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साइबर बुलिंग। अब आगे चलते हैं बच्चों, आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, डैश इज अ पर्सन who deliberately shows discord of the internet by starting quarrels or upsetting people by posting inflammatory or off topic messages is an ऑनलाइन कम्युनिटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उस पर्सन को आप क्या करोगे जो क्या कर रहा है, डिजिटली डिस्कॉर्ड कर रहा है, स्क्वायरल कर रहा है, लोगों को अपसेट कर रहा है, ऐसी पोस्ट कर रहा है जिससे ऑफ टॉपिक मैसेजेस लोगों को सेंड कर रहा है, जिससे कई लोगों को क्या हो रहा है, हार्म पहुंच रहा है या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है नेटिजन्स, ऑप्शन नंबर बी इज डिजिटल सिटीजन, ऑप्शन नंबर सी इज इंटरनेट ट्रोल एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है आपका इंटरनेट ट्रोल। ओके चलिए आगे चलते हैं। पेटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फॉर डैश ईयर्स आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज, मतलब जो आपका पेटेंट होता है वो मतलब जो पेटेंट की जो इन्वेंशन होती है वो कितने सालों के लिए प्रोटेक्टेड रहती है, उस टाइम पीरियड के बाद उसको कोई भी फ्रीली यूज कर सकता है, राइट। तो आपको ये बताना है कि पेटेंट जो होता है वो कितने सालों के लिए आपका सिक्योर रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज 10, ऑप्शन नंबर बी इज 20, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज 30 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 40। तो बच्चों जो आपका पेटेंट होता है वो प्रोटेक्ट रहता है एंड इन्वेंशन फॉर 20 ईयर्स, मतलब 20 ईयर्स के लिए वो सिक्योर रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। जिस पर्सन ने अपने नाम से पेटेंट कराया उसके बाद वो फ्री हो जाएगा, उसको कोई भी यूज कर सकता है। ओके देखिए आगे चलते हैं। डैश इंक्लूड्स एन एनी विजुअल सिंबल, word name,
design, slogan, label, etc. that distinguish the brand from other brands. तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ट्रेडमार्क, ऑप्शन नंबर बी इज पेटेंट, ऑप्शन नंबर सी इज कॉपीराइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। देखिए बच्चों, जो आपका ट्रेडमार्क होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, विजुअल सिंबल, वर्ड नेम, डिजाइन, राइट, स्लोगन, लेबल, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर इंक्लूड रहती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका ट्रेडमार्क कहलाता है। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। EULA stands for, तो यहाँ पर आपको बताना है जो लिखा हुआ है EULA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका एंड यूजर लीव एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज एंड यूजर्स लाइसेंस एम, ऑप्शन नंबर सी इज एंड यूजर्स लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों यहाँ पर जो EUL है इसका फुल फॉर्म होता है एंड यूजर्स लाइसेंस एग्रीमेंट। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, EULA stands for End Users License Agreement, also called Software License Agreement, that is SLA, और लाइसेंस एप्लीकेशन एंड यूजर एग्रीमेंट, मतलब जो EULA होता है आपका एंड यूजर्स लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको और क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट और लाइसेंस एप्लीकेशन एंड यूजर agreement. Okay, going into more details, it specifies the rights and restriction that apply to the software, मतलब जिस भी सॉफ्टवेयर के ऊपर ये लगा हुआ है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, वहां पर क्या होगा, उसकी सारी चीजें डिटेल में लिखी होंगी, राइट। जब भी आपने कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें लिखी आती है, नीचे आप क्या करते हो, आई एग्री पे क्लिक करते हो और चालू कर दे तो अपना एप्लीकेशन चलाना। तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लिखे रहते हैं, कुछ चीजें लिखी रहती हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस दैट अप्लाई टू द सॉफ्टवेयर एंड इट इज टिपिकली प्रेजेंटेड टू द यूजर्स ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन और सेटअप स्टेज। हमेशा आपने देखा होगा कि ये जो होता है आपका एंड यूजर लाइसेंस एप्लीकेशन एग्रीमेंट, हमेशा आपके एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन के टाइम या किसी भी जब सेटअप को आप इंस्टॉल करते हो तब आपसे ये क्या कराया जाता है, अगर आप एग्री करते हो तो आप आगे जाओगे, अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप एप्लीकेशन के बाहर हो जाओगे। ओके, तो ये होता है आपका एंड यूजर एप्लीकेशन, एंड यूजर लाइसेंस एप्लीकेशंस। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, डैश कवर्स ऑल क्लॉजेस ऑफ सॉफ्टवेयर परचेज with how many copies can be installed, whatever sources is available, whether it can be modified and distributed and so on। तो ये सारी चीजें कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा एग्रीमेंट आपको बताता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है EULA, ऑप्शन नंबर बी इज EULE, ऑप्शन नंबर सी इज AULA, ऑप्शन नंबर डी इज AULI। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, जो क्या क्या कवर करता है, ऑल क्लॉजेस ऑफ सॉफ्टवेयर परचेज, हाउ मेनी कॉपीज कैन बी इंस्टॉल, उसकी कितनी कॉपी इंस्टॉल की जा सकती है, कहाँ से उसका सोर्सेस अवेलेबल है, कब उसको मॉडिफाई किया जाएगा और कब उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर क्या रहती है, अवेलेबल रहती है। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, डैश मीन्स यूजिंग अदर्स वर्क एंड डू नॉट गिविंग एडिक्वेट साइटेशन फॉर अ यूज। तो यहाँ पर आपको बताना है आप क्या कर रहे हो, किसी के भी वर्क को यूज कर रहे हो बिना उसकी परमिशन के, तो वो क्या कहलाता है। पहला है बच्चों आपका पेलग्रिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज लाइसेंसिंग, ऑप्शन नंबर डी इज कॉपीराइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव, सॉरी नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों पिलग्रिज्म जो होता है वो क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप किसी पर्सन के वर्क को अपना वर्क बता के ऑनलाइन क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, या ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां पर भी यूज कर रहे हो, तो वो कहलाता है आपका पिलग्रिज्म। ओके, चलिए देखिए, pilgrimage is an act of taking person's original work and presenting it as it was your own. However, pilgrimage can warrant legal action if it is infringes upon the original's author, copyright, patent और trademark। अगर आप ऐसा करोगे, जैसे कि एक ऑथर हैं जिनका नाम है चेतन भगत, है ना, इनकी कई सारी अच्छी अच्छी नॉवेल्स है, आपने क्या किया
उनकी नॉवेल को उठाया और अपने नाम का आपने उन पे कवर लगा दिया। तो ये क्या कहलाएगा? आपका पिलग्रिज्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना नाम बता दिया, मतलब काम तो उनका है पर नाम क्या कर रहे हो आप? अपना कर रहे हो। तो वो क्या कर सकते हैं? आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं और आपको उसके तहत कुछ सजाएं हो सकती है ना। ये क्या होता है? आपका पिलग्रिज्म कहलाता है। किसी और के वर्क को अपना वर्क बताना क्या कहलाएगा? पिलग्रिज्म बताएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो, किसी और का वर्क है, आप उसका नाम वहां पर क्रेडिट दे दीजिए उसका कि मैं इस पर्सन के सोर्सेज से मैंने ये अपनी बुक क्या की है, प्रिपेयर की है। तो ये क्या हो जाता है? एक सही तरीका हो जाता है ना। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बच्चों। A dash is a type of contract between the creator of an original work permitting someone to use their work generally for some price। देखिए ऑप्शन नंबर ए है एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज लाइसेंस, ऑप्शन नंबर सी इज पेटेंट, ऑप्शन नंबर डी इज कॉपीराइट। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसने वो कंटेंट को क्रिएट किया है, क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क परमिटिंग समन। तो क्या मतलब दो लोगों के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसने इस वर्क को ओरिजिनली क्रिएट किया है, और जो दूसरा वो होता है जो इस वर्क में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है। तो ये पर्सन क्या कर रहा है? इसको क्या दे रहा है? परमिशन दे रहा है कि हाँ तुम मेरे वर्क को यूज कर सकते हो, मैं तुमको परमिशन दे रहा हूँ, है ना। मेरे वर्क को तुम यूज कर सकते हो, मैं परमिशन दे रहा हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ रुपए देने होंगे। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बच्चों आपका लाइसेंस कहलाता है। लाइसेंस क्यों कहलाता है? जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी और के गाने को, किसी और का पुराना गाना है उसको आप क्या कर रहे हो? नया बना के यूज कर रहे हो। तो उसके लिए क्या लिया गया भैया? उनसे लाइसेंस लिया गया है कि हाँ भाई हम परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे इस पुराने गाने को अपना नया गाना इसमें रिमिक्स करके, इसको कचरा करके, इसको आपको जो करना है आप कर सकते हो, बट आप इसके बदले मुझे क्या दे दीजिए? पैसे दे दीजिए। तो इसके लिए क्या होता है? दोनों में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं? ऑफिशियल परमिशन मिलती है, जिसको क्या कहा जाता है? लाइसेंस कहा जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, Ravi copies some content from internet but do not mention the source of the original creator. This is an act of। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है? रवि ने क्या किया? कुछ कंटेंट उठाया, कंटेंट को कॉपी किया इंटरनेट से, और क्या किया उन्होंने? उसका नाम, मतलब जिस सोर्स से उठाया है उसके ओरिजिनल क्रिएटर का नाम उन्होंने मेंशन ही नहीं किया। तो ये आपका किसके अंदर आएगा ये वाला एक्ट? देखिए ऑप्शन नंबर ए है पिलग्रिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज लाइसेंस इन्फ्रिंजमेंट। देखिए आपने क्या किया है? किसी और के वर्क को अपना वर्क बता रहे हो विदाउट सोर्स हिज नेम, है ना। तो विदाउट मेंशनिंग हिज नेम, तो वो क्या कहलाता है आपका बच्चों? पिलग्रिज्म कहलाता है। आपने उसका वर्क को अपना वर्क बता दिया बिना उसका नाम मेंशन किए हुए, तो वो कहलाता है आपका पिलग्रिज्म। आगे चलते हैं बच्चों, आपका जीपीएल स्टैंड फॉर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका जनरल पब्लिक लाइसेंस, ऑप्शन नंबर बी इज जेएनयू जनरल प्राइवेट लाइसेंस, ऑप्शन नंबर सी इज जनरल पब्लिक लाइसेंस, ऑप्शन नंबर डी इज जेएनयू पब्लिक लाइसेंस। तो बच्चों जो जीपीएल होता है वो होता है आपका जनरल पब्लिक लाइसेंस, मतलब ये क्या है? सबके लिए ओपन है। देखिए The GNU General Public License is a series of widely used free software license that guarantees end users that freedom to run, study, share and modify the software। मतलब एक सेकंड बच्चों, देखिए बच्चों ऐसे लाइसेंस जो क्या है बच्चों? आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो, उसके सॉफ्टवेयर को जो गारंटी देता है एंड यूजर्स को कि आपको पूरी आज़ादी है, आपको जैसे यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी के लिए उसको आप शेयर कर सकते हो, उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, और उसके सॉफ्टवेयर को आप अपने अकॉर्डिंग रन भी करा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार मतलब हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं
तो जब हमको वेबसाइट कोई बनाना सिखाता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसी वेबसाइट के ऊपर इंस्पेक्ट एलिमेंट लगाकर उसी वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, है ना। अगर आप उसको रिफ्रेश करोगे तो वो वेबसाइट पहले की तरह एज इट इज हो जाती है ना। तो ये क्या होता है आपका JNU जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग सीरीज। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। देखिए, GPL इज प्राइमरली डिजाइन फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइसेंस टू अ, मतलब जनरली किसके लिए प्रोवाइड की जाती है, जनरल पब्लिक लाइसेंस टू अ, किसके लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, वेबसाइट के लिए, लिटरेचर के लिए या म्यूजिक के लिए। तो बच्चों जो GPL होता है वो प्राइमरली डिजाइन किया जाता है प्रोवाइड पब्लिक लाइसेंस टू अ सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर को पब्लिक मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसको पब्लिकली लॉन्च करने के लिए GPL क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। देखिए बच्चों, अब यहाँ का क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है बच्चों, FOSS स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि FOSS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी इज फ्री एंड ओपन सेट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों जो आपका FOSS होता है इसका फुल फॉर्म होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज बोथ फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री भी होते हैं और साथ ही साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी ये होते हैं। Where anyone is freely licensed to use, copy, study and change the software in any way, and the source code is openly shared that people are encouraged to voluntarily improve the design of the सॉफ्टवेयर। मतलब ये क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर सबके लिए ओपन रहते हैं, आप इनको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और उस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है बच्चों, जो इसका सोर्स कोड रहता है वो ओपनली शेयर रहता है सारी पीपल के लिए, जिससे क्या करते हैं वो एनकरेज करते हैं कि आप भी इस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस कर सकते हो अगर आप इस सॉफ्टवेयर के डिजाइन में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अंडर FOSS, मतलब इनमें से वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका उबंटू, ऑप्शन नंबर बी इज यूनिक्स, ऑप्शन नंबर सी इज मैक, ऑप्शन नंबर डी इज विंडोज। तो बच्चों जो आपका उबंटू है वो कौन सा है, वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं बच्चों अब हम। तो डैश ब्राउजर कम्स अंडर FOSS, तो इनमें से वो कौन सा ब्राउजर है बच्चों जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो पहला है बच्चों आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर बी इज क्रोम, ऑप्शन नंबर सी इज मोजिला फायरफॉक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों जो आपका मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है वो आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आ गए हैं। डैश इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इनमें से वो क्या होता है कि अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है फिर भी आप उस सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हो, अनऑथराइज्ड वे से सबको क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो देखिए पहला है बच्चों आपका सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, ऑप्शन नंबर बी इज पायरेसी, ऑप्शन नंबर सी इज सॉफ्टवेयर कॉपी एंड ऑप्शन नंबर डी इज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास उस सॉफ्टवेयर का ऑथराइजेशन नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हो, अनऑथराइज्ड वे से उस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और यूज कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा रहा होगा। जितना भी बच्चों आप लोगों ने स्कोर किया है, हमें आप स्कोर जितना भी आपका रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, आपको ये टेस्ट कैसा लगा। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा हो बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों को इंकरेज करें कि तो वो भी आकर इस सेट को लगाएं। ओके, चलिए
देखिए बच्चों, इसी के साथ मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। तो यहाँ पर आप जाओगे बच्चों तो आपको सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो सॉल्यूशन, MCQ सीरीज, PDF, क्रक्स नोट सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, आप लोगों के टर्म 1 के एग्जाम आने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने कुछ बुक्स डिजाइन की हैं, जैसे कि मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की, और इनके प्राइस भी बच्चों काफी नॉमिनल रखे गए हैं। अगर आप इसमें मेरा कोड लगाते हो प्रीति30, तो आपको इसमें 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऐड हो जाएगा और आपके लिए ये बुक के प्राइस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए बच्चों ज़रूर परचेज करिए अगर आप परचेज करना चाहते हो तो, और ज़रूर हमें इनका रिव्यू भी बताइए कि आपको ये बुक्स हमारी कैसी लगी है। और बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू बच्चों।